नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी के एमए के पेपर को पढ़ेंगे। कोविड के बाद आज हमारी ये पहली ऑफलाइन क्लास चल रही है। तो इसमें आज हम सोशियोलॉजी के जो फर्स्ट पेपर है आपका सैद्धांतिक समाजशास्त्र पर हम की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे मानव। मानव क्या है, समाजशास्त्र में मानव से क्या अर्थ है और मानव के कंसेप्ट को या मानव की अवधारणा को हम कैसे समझें, क्या है मानव। जब हम एक मानव को लेते हैं तो आप सबसे पहले आप पढ़ते थे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि उसकी एकदम से विशेषताएं बता देता है कि मानव में एक ऐसा गुण है जो कि औरों से वो अलग है और जानवर से भी आपको अलग करता है। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं वो हम समझेंगे। तो इसमें अब जो मानव का जो कंसेप्ट है उसे हर विषय में अलग तरह से देखा गया है। आपका जो धर्म है, आप देखते होंगे धर्म में एक जीव मानव, तो हर धर्म में मानव को फिलॉसफी में अलग तरह से देखा है, धर्म में अलग तरह से, जो पॉलिटिकल साइंस है वो अलग तरह से मनुष्य का अध्ययन करती है, इकोनॉमिक्स अलग तरह से मनुष्य का अध्ययन करती है। तो उसी तरह से समाजशास्त्र एक अलग तरह से अध्ययन करता है। हम जैसे अगर लें कि हम यहाँ पर समाजशास्त्र में मनुष्य के फिजिकल पार्ट का अध्ययन नहीं करते, ठीक है, कि मनुष्य कैसा दिख रहा है, वो एक पार्ट हो सकता है, वो हम एंथ्रोपोलॉजी में लेते हैं, जिसमें हम डिफरेंट रेसेस के बारे में जब अध्ययन करते हैं, जहाँ पर आप उनके रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, गोरा, काला, पीला, इन आधार पर जब हम मनुष्य को रेसेस में बांट देते हैं, वो एक एंथ्रोपोलॉजी में मानव का अध्ययन का पार्ट हो जाता है। जब मनुष्य को हम उसकी बायोलॉजी के आधार पर बांटते हैं, आदमी, औरत, उसके अंगों को अंदर से देखना, जैसे मेडिकल में आप देखते हैं, तो वो भी मानव का ही अध्ययन कर रहे हैं, पर वो उसके फिजिकल या उसके बायोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर आप ब्लड, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आइज, हैंड्स, नर्व्स, इस सिस्टम का जब आपको पूरे कोशिकाओं का इस तरह से अध्ययन है, तो वो आपका बायोलॉजी में अध्ययन हो रहा है मानव का, वो इस तरह से करेगा। एंथ्रोपोलॉजी में भी हमने रेस के आधार पर किया, प्लस वो मानव किस तरह की उसकी हड्डियां हैं, किस तरह का उसका बोन स्ट्रक्चर है। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में इस तरह के अध्ययन होते हैं। जब हम रिलीजन में जब मानव को देखते हैं तो हम उसका जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है हम उसे देखते हैं कि मनुष्य जीवन का क्या अर्थ है। हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं, पर वो वहाँ पर ये देखता है कि मनुष्य क्यों पैदा होता है, वो कैसे वर्क करे, वो उसके रूल से को डिफाइन करता है। कि हम उदाहरण के लिए हिंदू धर्म लेते हैं, जैसे तो हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि आप सुनते होंगे पाप पुण्य कॉन्सेप्ट, है ना, कि आप अच्छा काम करोगे तो आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा। इस तरह के आपके पुरुषार्थ, आप जिस सिचुएशन में हो तो उस सिचुएशन में आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, एक लड़की के रूप में, एक लड़के के रूप में माता से कैसे बिहेव करना, और ये आपके रिलीजन से भी जुड़ जाते हैं। तो और पुनर्जन्म का एस्पेक्ट हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके धार्मिक एस्पेक्ट का है। अब आप इस्लाम पे जाओगे तो जैसे 5 बार आपको नमाज पढ़ो, एक इंसान हो, एक 5 बार नमाज पढ़ी, फिर एक दिन क़यामत का दिन होगा जब सब लोग, तो वो आपकी जन्म और मृत्यु के बाद की स्थितियों को बताते हैं। इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी है, तो वो भी मानव का ही अध्ययन कर रहे हैं, पर वो मानव के जो आपका अलौकिक शक्तियां हैं, मतलब कुछ ऐसी धर्म हमेशा रिलेटेड होता है जो कि आपकी कुछ ऐसी जो पावर्स हैं जिन्हें आप सुपर नेचुरल से सुप्रा नेचुरल, जो मानव से अलग है, कुछ माना जाता है, कुछ शक्तियां हैं जो आपको कंट्रोल करती हैं। हर धर्म यही मानता है कि एक सुप्रीम गॉड है, चाहे आप कोई भी धर्म, और आपको
कुछ चीज़ों से डरकर कुछ नियमों को फॉलो करना है। तो ये जब आप एस्पेक्ट देखते हो तो ये आपका रिलीजन से संबंधित मानव का अध्ययन हो जाता है। फिर हम एक आता है फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या चीज़ देखता है? व्यक्ति का दर्शन और तर्क करने की क्षमता। आपने तर्क समझते है ना, हर चीज़ को रैशनलाइज करना। जैसे जब आप सोचोगे कि मैं इस दुनिया में क्यों आई, तो आप अपना मीनिंग ढूंढते हो। यू रैशनलाइज कि मेरा जन्म हुआ है तो मुझे क्या क्या काम करने हैं, रैशनलाइज करते हो ना। आज मैं कॉलेज में क्यों पढ़ने आई हूँ, या आपकी खुद की फिलॉसफी हो सकती है कि मुझे अच्छा बनना है, मुझे पढ़ना है और मुझे इस तरह से पढ़ना है। ये आपकी फिलॉसफी, आपका तर्क हो सकता है। और फिलॉसफी सारे सोशल साइंसेस का एक बेस है कि आप रैशनलाइज करते हो। हर चीज़ बाद में हुई है, पहले उसके बारे में सोचा गया कि मानव क्या है। तो ये फिलॉसफी कि मानव में अंतर है दूसरे जीवों से, वो है कि उसमें सोचने की क्षमता है। फिलॉसफी जो कहता है उसमें सोचने की क्षमता है, सोचकर सिचुएशन के बारे में तर्क करने की क्षमता है कि ऐसा अच्छा है या बुरा है। ये जो तर्क है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फिलॉसफी में, कि आप रैशनलाइज कर रहे हो, आप उस चीज़ पर डिस्कस कर रहे हो ऐसा क्यों है, जो कि हमेशा, और इसीलिए फिलॉसफी कई बार रिलीजन से भी जुड़ी होती है। फिर हम आते हैं कि मानव को हम प्राकृतिक विज्ञान में कैसे देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में आपका जीव विज्ञान आ गया, प्राणी विज्ञान आ गया, मानव शास्त्र आ गया जिसे आप एंथ्रोपोलॉजी कहते हो। अब मानव शास्त्र भी शारीरिक मानव शास्त्र, मानव मिति और मानव जीव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस में आ जाता है, जिसमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी आपका और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह से डिवीज़न हो जाता है। और वो उस तरह से मानव की चीज़ों की समझने की कोशिश करता है। अब जब और बायोलॉजी में जब हम लेते हैं, तो जब बायोलॉजी के थ्रू देखते हैं तो वो सबसे पहले जो मानव की चीज़ होता है, मानव में जो क्वालिटी है वो है उसकी रीढ़ की हड्डी, उसमें सीधा खड़ा होने की क्षमता है। आप देखोगे कि सारे जीव, आपको कोई जीव ऐसा नहीं मिलेगा कि दो हाथों को अलग तरह से यूज़ कर रहा है और दो पाँव से चल रहा है। तो जो आपकी बायोलॉजी है वो आपको डिफ्रेंशिएट करती है। एक तो आपका सोचने का तरीका हो गया मानव में एक क्वालिटी, दूसरी आपको जो मानव में सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, सीधा खड़े होने की क्षमता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अन्य जीवों से अलग कर देती हैं मानव को। फिर जो इसके साथ साथ जो आपका ये कहते हैं जैसे सीधा खड़ा होना, घूमता हुआ अंगूठा, ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपन कभी सोचते नहीं कि हमारा रोटेट करता है। हम लिख पाते हैं, हम दो उंगलियों से नहीं लिख पाते हैं, ये जो हमारा अंगूठा घूमता है तो इससे हम डिफरेंट तरीके के बहुत से काम कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका घूमता हुआ जो अंगूठा, सीधे खड़े होना, ये जो विशेषताएं हैं। प्लस आपकी जो संस्कृति है कि मानव ही ऐसा है जो कि संस्कृति क्रिएट करता है और जिसके पास भाषा है, बहुत एडवांस भाषा है, और उस भाषा को वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जो पास करता है अपनी चीज़ों को, कल्चर को, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मानव की अवधारणा को समझने का। ठीक है, थैंक यू।